आज बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता प्रथम पत्र के अंतर्गत आधुनिक कविता की जो पुस्तक पढ़नी है उसमें प्रयोगवादी कवि के रूप में अज्ञेय की कविताओं को पढ़ना है। अगर हम प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं को जानते हैं तो हम अज्ञेय की विशेषताओं का भी या अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का आकलन आसानी से कर सकते हैं। उसी क्रम में आज तीसरा व्याख्यान के अंतर्गत प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। पिछली बार हमने काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत दो बिंदुओं की चर्चा की थी, अभिव्यंजना शिल्प पर बल और अभिव्यंजना शिल्प पर बल पर बात करते हुए हमने अनुभूति की प्रामाणिकता की बात की थी। यानी अब तक दो विशेषताएं के बारे में जानकारी मिल चुकी है, अभिव्यंजना पर बल और अनुभूति की प्रामाणिकता। इसके बाद आज हम अलग दो विशेषताओं की बात करेंगे और उसके अंतर्गत पहली विशेषता है वाद विरोध। यानी प्रयोगवादी काव्यधारा किसी भी प्रकार के वाद या मतवाद या विचारधारा का विरोध करती है। प्रयोगवाद के कवियों ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक या दार्शनिक वाद या विचारधारा का विरोध किया है। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक में स्पष्ट लिखा है कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, यानी प्रयोगवादी कवियों का किसी विचारधारा से संबंध नहीं होता है। प्रयोगवादी कवि मानता है कि विचारधारा या वाद सत्य तक पहुँचने या पहुँचाने में असमर्थ है। यानी प्रयोगवादी कवि सत्य की खोज करता है और ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि विचारधारा उसके लिए बाधा बनती है, इसीलिए वो किसी भी विचारधारा या वाद को व्यक्तिगत या विचार स्वतंत्रता में बाधा मानता है। यानी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या विचार की स्वतंत्रता चाहता है और ऐसे में किसी भी विचारधारा या किसी दर्शन से बंधना उसे समस्या पैदा करने वाला लगता है। और इसीलिए कवि प्रगतिवाद के बाद या प्रगतिवाद की जो विचारधारा थी, मार्क्सवादी सिद्धांत धारा, उसके प्रति भी एक खास तरह का विरोध रखता है और इसी तरह अन्य भी दार्शनिक मान्यताओं को भी वह नहीं अपनाता, बल्कि वह उन्मुक्त चिंतन की बात करता है। इसको स्पष्ट करते हुए यदि हम कहें तो सर्वत्रदाल सक्सेना कहते हैं, जिसके सहारे लहरों से लड़ रहे हम वे घड़े कच्चे हैं। यानी कवि यहाँ मानता है कि जिस विचारधारा को यदि माने कि विचारधारा या किसी की सहायता से यदि हम कोई सत्य की खोज करना चाहते हैं तो वह हमारे लिए अप्रासंगिक हो गया है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि किसी प्रकार के सिद्धांतवाद या मंतव्य या विचारधारा को वो नहीं मानता। इसी क्रम में एक दूसरी विशेषता आती है कि प्रयोगवादी कवि व्यक्तिवाद को महत्व देता है। प्रयोगवादी कवि समाज में या समाज में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और समाज में व्यक्ति की अपेक्षा या समाज की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व देता है और ये कहता है कि वह समूह के स्थान पर इकाई पर बल देता है। यानी कवि मानता है कि समूह से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है या एक इकाई है और ऐसी स्थिति में वो बात करते हुए कहता है कि जब समाज व्यक्तियों के समूह से बनता है और व्यक्तियों का समूह समाज बनाता है तो ऐसे में व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति अगर महत्व होगा, व्यक्ति को महत्व मिलेगा तो समाज को भी महत्व मिलेगा। इस स्थिति में मानता है कि समाज महत्वपूर्ण है लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो प्राथमिकता देता है। इस तरह कवि व्यक्तिकता के प्रति आसक्ति और सामाजिकता के प्रति दूरी का भाव रखता है। यानी इसके सब में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कवि जैसे समाज को महत्व देता था तो प्रयोगवादी कवि व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। इस तरह से स्पष्ट हम देख सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि इकाई या व्यक्ति की स्वतंत्रता या समाज में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और इसी को लेकर प्रयोगवादी कवियों की बहुत आलोचना होती है। स्वयं अज्ञेय की जो कविता है जिस नदी के द्वीप, उसमें वह स्पष्ट कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप,
हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। यानी वो स्पष्ट कहते हैं कि हम नदी के द्वीप की तरह हैं। द्वीप नदी में होता है, लेकिन नदी में द्वीप होते हुए भी वो पानी से अछूता रहता है। वो पानी में रहता है, लेकिन पानी से अलग अपना अस्तित्व बनाता है। कवि यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता है कि जो समाज है वह नदी की तरह है, और नदी में जो द्वीप है वह व्यक्ति है। यानी जिस प्रकार समाज में व्यक्ति उसी तरह होना चाहिए, ठीक जैसे कि नदी में एक टापू होता है या नदी में एक द्वीप होता है। जो नदी में रहता तो है, लेकिन नदी के पानी से वह अछूता भी रहता है। तो इस प्रकार कवि यह कहना चाहता है कि व्यक्ति समाज में रहे, लेकिन समाज में रहते हुए भी वह सामाजिक मान्यताओं या उसकी नियमों में बंधने से वो स्वतंत्र रह सके। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो, और सामाजिक नियमों को वह चाहे तो स्वीकार करे या फिर ना स्वीकार करे। तो इस प्रकार की एक नई परिस्थिति, एक तरह की नई बातें प्रयोगवादी कविता में की गई, और कुल मिलाकर वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देती है। यानी व्यक्ति समाज में रहे, लेकिन वह समाज के नियमों को मानने ना मानने के लिए स्वतंत्र है। उसे हम जबरदस्ती सामाजिक नियमों में बांध कर ना रखें, ये कवि चाहता है, प्रयोगवादी यह मानता है। और इसीलिए वो नदी और द्वीप की उपमा देता है, और आगे की कविता बेहद महत्वपूर्ण रही है। और इसी प्रकार अन्य भी, जैसे धर्मवीर भारती या अन्य कवि भी इसको महत्वपूर्ण मानते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा स्पष्ट ढंग से देखें तो मान सकते हैं कि वस्तुतः ये व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह अस्तित्ववाद की बात करता है। यानी ये दोनों बिंदु वस्तुतः अस्तित्ववाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अस्तित्ववाद सिद्धांत जो है वह व्यक्ति या इकाई को महत्वपूर्ण मानता है। वह मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और अपनी स्वतंत्रता का वह उपयोग करता है या उसको अन्य के समानांतर रखता है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, अस्तित्ववादी है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान यह विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानता था, और स्वतंत्र मानने के कारण वो जो कुछ भी पीड़ा भुगत रहा है या जो कुछ भी वो बात देखता है अपने आसपास, उसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मानता है, और इसी कारण वह एक खास तरह की निराशा भावना में वो गिर जाता है, क्योंकि वह अकेला हो जाता है। इस तरह का अकेलापन, किसी सिद्धांत को ना मानना यानी वाद का विरोध करना, और स्वयं को महत्वपूर्ण मानना, ये अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद का मतलब है अस्ति, यानी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है, यानी मैं हूँ या किसी के होने का बोध अस्तित्ववाद है। और इसलिए व्यक्ति के लिए माना जाता है कि व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैं हूँ, और अपनी अस्मिता या पहचान यानी अपनी पहचान बांधने के लिए वो निरंतर संघर्ष करता है। तो निरंतर संघर्ष करता है, तो ऐसी स्थिति में वो अनेक दुखद परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन वो उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। यानी वह कहता है कि व्यक्ति निरंतर स्वतंत्र रहेगा, और स्वतंत्र रहने के लिए वो निरंतर संघर्ष करता रहे। इस तरह अस्तित्ववाद अकेला व्यक्ति संघर्ष करता है, और अकेले संघर्ष करने के कारण वह अनेक कठिनाइयों में या दुखद परिस्थितियों में पड़ता है, और फिर निराशा और अंतिम स्थितियों तक आत्महत्या की स्थिति में पड़ जाता है, वो अकेला होता होता। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कवि की जो दो विशेषताएं हैं, वाद विरोध और व्यक्तिवाद, ये दोनों विशेषताएं वस्तुतः अस्तित्ववाद से जुड़ी हुई। यानी प्रयोगवादी कवि अस्तित्ववाद को महत्व देता है, वह किसी भी सिद्धांत या विचारधारा को नहीं मानता, और दूसरा व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। वाद का विरोध का तात्पर्य हो गया कि वो किसी भी दार्शनिक सिद्धांत को नहीं मानता, और दूसरी तरफ किसी भी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा को वो नहीं मानता। व्यक्तिवाद से जन्मा है वैयक्तिकता, यानी व्यक्ति अपनी निजी बातें, अपने निजी भावों को अभिव्यक्त करने की छटपटाहट रहता है, और वो अपनी निजी बातों को वो विशिष्ट मानता है। वो मानता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता,
इसलिए हर व्यक्ति विशिष्ट है और इसी विशिष्ट को निजी या व्यक्तिकता के रूप में अपनी कविताओं में प्रस्तुत करता है। और यही कारण कि आगे हम विशेषताओं में हम देखेंगे कि प्रगतिवादी कवि अपनी निजी, बेहद निजी और गोपनीय बातों को भी अपनी कविता में प्रकट करता है, क्योंकि वो मानता है कि हमारी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कवि एक व्यक्ति की समस्त स्वतंत्रता को महत्व देता है और वह किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता। अगर हम कुछ कवियों की विशेषताओं को देखें तो हम देख सकते हैं, जैसे अज्ञे की कविता है, और अज्ञे की कविता में एक है यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पर कवि व्यक्ति की बात करता है और जिसमें वो कहता है कि एक दीपक की तरह एक व्यक्ति है और दीपकों की जो पंक्तियाँ हैं वह समाज है। तो मानता है कि पहले वो व्यक्ति की बात करता है और कहता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, यानी ये जो व्यक्ति है या जो दीपक है वो तेल से भरा हुआ है और वह गर्व भरा मदमाता, यानी उसकी विशेषता है। लेकिन उसके बाद वो कहता है इसको भी पंक्ति की दे दो, यानी पहली व्यक्ति की पहचान है और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को वो समाज में समर्पित करता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार एक अच्छा दिया, एक अच्छे प्रकाश देने वाला दिया दूसरे अच्छे प्रकाश देने वाले दिए के साथ मिलकर काफ़ी प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति या एक स्वतंत्र व्यक्ति ही वस्तुतः एक स्वतंत्र समाज का निर्माण करता है, ऐसा प्रयोगवादी कवि का मानना है। इसीलिए वो कहता है यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो इस प्रकार कवि ये मानता है कि पहले व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की स्वतंत्रता जब प्रासंगिक रहेगी, जब व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी तो समाज भी बेहतर होगा और समाज में भी बेहतर स्वतंत्रता के मूल्यों की पहचान होगी। इसी तरह धर्मवीर भारती की कविता है हम सबके दामन में झूठ, इसलिए वह कवि स्पष्ट करता है कि हम सबके दामन में दाग, हम सबकी आत्मा में झूठ। यानी कवि स्पष्ट रूप से बात करता है कि हर व्यक्ति समाज का जो है वह कहीं ना कहीं अपने से पीड़ित है या कहीं ना कहीं कष्ट में है या कहीं कहीं वह अच्छे मूल्यों के साथ नहीं जी पाता, और इसीलिए कहता है कि हम सब के दामन में दाग, हम सब की आत्मा में झूठ। इसलिए वो मानता है कि व्यक्ति को स्वयं ही अपनी राहों का अन्वेषण करना पड़ेगा, अपने माध्यम से सत्य की खोज करनी पड़ेगी। इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र की एक महत्वपूर्ण कविता है गीत फरोश, और गीत फरोश में वह कहते हैं जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यहाँ पर कवि स्पष्ट कहना चाहता है कि वह स्वयं अपनी निजी बातों को बताता है। वो कहता है कि हाँ मैं गीत बेचता हूँ, यानी जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यानी उसे लगता है कि अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं को भी बाजार में रखना पड़ता है। किसी चीज़ का बेचना, उसे मूल्य, उसका मूल्य निर्धारित करना, ये किसी वस्तु के लिए सही हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि गीत बेचना पड़े, किसी गीतकार को या कवि को अपनी कविता बेचना पड़े, यह समाज में संवेदनहीनता की स्थिति है। और ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह एक समाज की कटु सच्चाई को स्पष्ट करते हैं कि अब समाज में संवेदनशीलता की कमी हो गई है, इसीलिए कवि को या एक गीतकार को अपने गीतों को बेचना पड़ रहा है। और इसलिए वो कहते हैं कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह वैयक्तिकता है, यानी एक व्यक्ति अपनी समस्त बातों को कविता के माध्यम से प्रकट करता है। इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कवि व्यक्ति को महत्वपूर्ण या व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान देता है, और दूसरी तरफ वह किसी भी प्रकार के विचारधारा या दार्शनिकता का वह विरोध करता है। इस प्रकार प्रयोगवाद की दो विशेषताएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, और ये दो विशेषताएं
अस्तित्ववाद को से जुड़ी हुई विशेषताएं। अगली कक्षा में हम अस्तित्ववाद से संबंधित अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।